अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन। वर्क डन हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है। सपोज करें कि मैंने इसके ऊपर धागा लगाया हुआ है और मैं इसको खींच रही हूँ अपनी तरफ, ठीक है। ये सपोज कर लेंगे ये मैं हूँ, ठीक है। तो मैं इस धागे से इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही हूँ, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, लेकिन हमारी चीज़ घसीट के मेरे पास आएगी ना, घसीटती हुई मेरे पास आएगी, ठीक है। जैसे सपोज करें कि आप कोई भी बेबी स्ट्रॉलर को आप मूव कर रहे हैं। अब स्ट्रॉलर्स क्या होते हैं, स्ट्रॉलर्स के आपके पास हैंडल होते हैं, आपने हाथ यहाँ रखे हुए होते हैं। अब आप उसको पुश नीचे की तरफ करते हैं, लेकिन वो चलती कहाँ, ये बेबी कॉट नहीं होता, स्ट्रॉलर्स होते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रॉलर चलती कहाँ है, आगे की तरफ, ठीक है। अब पुश तो आप इसको इस तरफ कर रहे होते हैं, लेकिन वो डिस्प्लेस कहाँ हो रही होती है, चल कैसे रही होती है, जमीन की जानिब, ठीक है। तो इसके अलावा अभी मुझे इतनी जल्दी में कोई मिसाल याद नहीं आई। इसी तरह से अगर आप किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इंक्लाइंड है, किसी एंगल पे है, तो वो खिंचती हुई आपकी ज़मीन के ऊपर घसीटती हुई आएगी, ठीक है। तो जो फोर्स आप लगा रहे हैं इसको आप कह रहे हैं एफ, और जो ज़मीन के ऊपर वो कोई फासला तय करिए उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फ़र्क होता है बच्चे। डिस्टेंस सिर्फ होता है कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट की मैग्नीट्यूड क्या है, दिस इज डिस्टेंस ओनली। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें आपकी डायरेक्शन भी आ जाती है कि वो इधर से उधर गई या उधर से इस तरफ आई। तो अगर कोई एरो लगा हुआ हो डिस्टेंस के साथ तो वो डिस्टेंस नहीं होता, बल्कि क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपने ये चीज़ें फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी। तो वर्क क्या होता है, वर्क डन कहते हैं कि ऐसा कोई काम किया आपने। आपने क्या काम किया, आपने इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा। कैसे खींचा, फोर्स अप्लाई की और उसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर की, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होता है वर्क का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वर्क के लिए आपके पास फिगर भी यही बनती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो इस तरफ डिस्प्लेस होती है अगर उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई की जाए तो, ठीक है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई ना कोई एंगल बनता है थीटा, और आपको ये फिगर बहुत फेमिलियर नजर आ रही होगी। इस फिगर को हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर करके भी बनाया था, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि ये एंगल थीटा हमारा एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लें तो उसको हम लिख सकते हैं कि एफ मैग्नीट्यूड अगर देखना है तो खाली वेक्टर वेक्टर के बगैर लिखूंगी मैं, और डी बगैर वेक्टर के लिखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ क्लियर करके कि वर्क डन आपका, और वर्क डन हमेशा याद रखें एक स्केलर क्वांटिटी होगी, मतलब इसका कोई ना कोई आंसर, कोई नंबर आएगा कि वेक्टर की शक्ल में नहीं होगा वर्क डन, ठीक है। तो ये क्या होता है, एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, एफ का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ थीटा। मुझे ये वाली शक्ल इतनी खास पसंद नहीं है, तो इसको बगैर वेक्टर के लिखने का मकसद ही यही होता है कि इसका मैग्नीट्यूड है, ओके। सो वर्क का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, उम्मीद है इसके थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और जी, हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 जितने क्वेश्चन हैं ये लंबी लंबी स्टेटमेंट्स हैं, तो इसके मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। उन्होंने कहा इफ अ फोर्स एफ, उनका वेक्टर उसका दिया हुआ है फोर्स का, और कहा हुआ है कि ये अप्लाई हो किसी बॉडी पे तो उसको मूव करती है, बल्कि मैं पढ़ देती हूँ, अ फोर्स एफ दिस इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर्स। अब 14 मीटर्स एक वैल्यू दी हुई है 14। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई खास वैल्यू हो कि यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर है, वो यूँ कह रहे हैं, तो खाली आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा हुआ भी है कि ये किसकी वैल्यू है, डिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने खाली इसके लिए क्या लिखा, डी लिखा, डी वेक्टर नहीं लिखा, और इसको क्लियर करने के लिए मैंने इसको डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख दिया है, ठीक है। तो मतलब खाली इस यहाँ की यहाँ तक लंबाई दी हुई है हमें कि 14 मीटर है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम यहाँ से वहां जा रहे हैं या वहां से आ रहा है, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं पता। और फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, डिस्टेंस नहीं चाहिए होता है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है सोल्यूशन में, हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो क्या होगी, ठीक है। कैसे करनी है वो आपको मैं बता देती हूँ। हमें सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किस तरफ है वो हमें नहीं पता।
लेकिन एक चीज इजाफी उन्होंने बताई थी कि ये 14 मीटर डिस्टेंस तो है, लेकिन ये बॉडी को मूव कर रहे हैं, हमने फोर्स अप्लाई की एक बॉडी पे और उसको अब वो मूव करके लेके जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अभी एक और वेक्टर है, मैं लेट कर रही हूँ कि इसको v नाम दे देती हूँ मैं, ठीक है। ये एक वेक्टर है v, कुछ जो है मैथमेटिशियंस हमारे टीचर्स हो गए इसको d वेक्टर कह लेते हैं या कोई और वेक्टर कह देंगे। सो नाम आप जो भी दें, काम एक ही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट से सरोकार होता है। सो हमारे पास ये v वेक्टर है। अब मैं आपको फिगर वाइज बताती हूँ सारी स्टेटमेंट। आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बॉडी सपोज करें मूव कर रही है इस तरफ, ठीक है। ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है जिसका हमें अभी नहीं पता कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। हमें सिर्फ ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 14 मीटर है, ठीक है। हमें बस इतना पता है, लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन नहीं पता जो हमें निकालनी है। बता दिए, क्लियर। अब आपके पास इजाफी उन्होंने क्या कहा कि जब हमने फोर्स लगाई तो बॉडी ने मूव किया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ये v वेक्टर लिया उन्होंने। डायरेक्शन किस तरफ मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट की तरफ ना। वो कह रहे हैं कि जब बॉडी मूव करेगी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक और वेक्टर v पड़ा हुआ है, ठीक है। सपोज करें v वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन हमें दी हुई है क्वेश्चन के मुताबिक, और इसकी मदद से हम d की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ा हुआ है कि अगर एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की, सपोज करें b माइनस 2c, इस वेक्टर की डायरेक्शन में दिया हुआ हो तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर ये इसकी डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन हमारे यूनिट वेक्टर बताता होता है, ठीक है। तो d का यूनिट वेक्टर और इस v का यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर आपके पास ये d है और ये v है, दोनों की डायरेक्शन हो सकता है ये एक दूसरे के ऊपर हो सकता है ये अलग हो, ठीक है। हमें नहीं पता, वो क्वेश्चन में हमें नहीं बताया गया कि कहाँ है, लेकिन सपोज करें ये d है और ये v है, दोनों की सेम डायरेक्शन सेम तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो बनने वाला यूनिट वेक्टर है वो इससे बनने वाले यूनिट वेक्टर के क्या होगा, इक्वल होगा। इस चीज को बस आप याद रखें, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं d का वेक्टर निकालना चाह रही हूँ तो उसके लिए मैं इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यूज करूंगी, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है कि वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड होता है। देखिए ना, हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो इसलिए हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास d वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चे, ये यूनिट मैग्नीट्यूड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d यूनिट वेक्टर इनटू d मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके, सो मैंने क्या कहा कि d यूनिट वेक्टर और v यूनिट वेक्टर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। फिगर आप बनाना चाहें तो बना लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो आप, बल्कि मैं इसको ना इधर लिखती हूँ ताकि आप फिगर डिस्टर्ब ना हो। सो दिस इम्प्लाइज हमारा d वेक्टर, d यूनिट वेक्टर इंटू d होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसी तरह से एस आप कहेंगे कि d यूनिट वेक्टर और v यूनिट वेक्टर आपस में बराबर हैं। सो दिस फाइनली इम्प्लाइज कि d वेक्टर आपके पास, d यूनिट वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे हम, v का यूनिट वेक्टर इनटू इट्स मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, d की मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गई बात। इसको आप कह लें क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये मेन चीज है इस पूरे क्वेश्चन की। इससे ही आपको पता चलना है कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, वो आपको नजर आ रहा है v यूनिट वेक्टर, ठीक है। v यूनिट वेक्टर निकाल लिया तो आपने क्या निकाल लेना है, d। इस पूरे सवाल में हमने निकालना क्या है, वर्क। वर्क के लिए आपको एफ और डी चाहिए थे, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। सो हियर अब आपको v वेक्टर तो दिया हुआ है ना, तो यूनिट वेक्टर नहीं निकाल सकते हम इसका। v यूनिट वेक्टर इसके वेक्टर और मैग्नीट्यूड के डिवीजन के बराबर होता है। सो मैं इधर से ही मैग्नीट्यूड निकाल लेती हूँ दूसरे स्टेप में ही। आपकी मर्जी है, बाद में दोबारा यहाँ निकाल के फिर कैरी ऑन कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। v का मैं थोड़े से अपने बोर्ड के छोटे होने की वजह से स्टेप्स बचाना चाह रही हूँ, इसलिए इधर कर रही हूँ। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, i कंपोनेंट 1 माइनस 3 और 1 माइनस 3 j कंपोनेंट और 1 का स्क्वायर और इनका होल अंडर रूट प्लस का, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 1 11 अंडर रूट, ठीक है। सो ये आपके पास क्या आ गया, v का मैग्नीट्यूड। ओके, सो हमारे पास इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। v वेक्टर क्या है बच्चे, 1 i
-3j प्लस के हैट डिवाइडेड बाय हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 11 के। अब मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि होल डिवाइडेड की जगह आप इसको अलग अलग डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट इस तरह लिख सकती हूँ, कोई हर्ज नहीं है। ओके, चाहे तो आप होल डिवाइड में लिख लें, हम अभी एक दो स्टेप्स करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा हमें होल डिवाइड में रखना चाहिए था या अलग अलग ही ठीक है। सो हमारे पास देखते हैं, बल्कि कर ही ले, होल डिवाइड में लिख लें फिलहाल, बाद में देख लेंगे अलग अलग का। अब आप आगे देखिएगा। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज कि डी वेक्टर आपके पास किसके बराबर होगा, I -3j, ये v यूनिट वेक्टर लिखी हूँ मैं, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये इसको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। पुट यहाँ पे लिख लें v इन इक्वेशन नंबर 1, ये बेटर है। दिस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 11, ठीक है। सो दिस इज मल्टीप्लाइंग विद द मैग्नीट्यूड ऑफ d, जिसको आप डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस हमें कितना दिया था बच्चे, 14, तो ये 14 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपके पास आ जाएगा। अगर मैं इसको अलग अलग करके अब लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 14i बाय अंडर रूट 11 माइनस 3 14 जार कितना हो जाएगा, 3 4 जार 12, 3 1 जार 3 42 बाय स्क्वायर रूट 11 जे हैट एंड प्लस 14 बाय अंडर रूट 11 के हैट। आप इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चे, आप इस तरह भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको अलग अलग प्रेफर नहीं करूंगी, मैं इस वाली वैल्यू को ही पिक करूंगी कैरी ऑन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये आप जब अलग अलग करते हैं ना तो थोड़ा कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। मैं फिगर मिटा रही हूँ, जगह चाहिए मुझे। तो हमारे पास लास्ट में हमने क्या फाइंड करना था, वर्क डन। वर्क हमारे पास क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, बल्कि अलग अलग ही ठीक था, सॉरी। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फोर्स क्या है बच्चे आपके पास, 3i माइनस 5j प्लस के, 3i माइनस 5j प्लस के हैट, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करें, ये वाली जो मैंने अलग अलग करके ली थी। अलग अलग क्यों मैम, अभी तो आपने कहा था कि सेम रखें, क्योंकि आपके पास आई और जे के अलग अलग कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इनके साथ मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो ये 14 बाय अंडर रूट 11 आई हैट माइनस 42 बाय स्क्वायर रूट 11 जे हैट। आप लोगों की तरह हम भी फर्स्ट टाइम ये वाली बुक पढ़ रहे हैं, इसलिए अक्सर चीज़ें अगले स्टेप्स करने से पहले हम अक्सर श्योर नहीं होते, कभी कभार भूल भी जाता है बंदा, हमने पहले प्रैक्टिस की हो तब भी। सो 3 इंटू 14 हमारा क्या हो गया बच्चे, आई हैट वाले के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 42 बाय स्क्वायर रूट 11 माइनस 5 और माइनस 42 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 2, 5 2 ज़ार 10, 5 4 20, 210 बाय स्क्वायर रूट 11 जे हैट, सॉरी जे हैट नहीं लिखेंगे, जे डॉट जे क्या हो जाएगा खत्म, एंड प्लस 1 इंटू 14 बाय रूट 11, तो ये आ जाएगा 14 बाय रूट 11, ठीक है। सो ये अब आपके पास स्क्वायर रूट 11 सबके नीचे आ रहा है, तो एज अ होल इन तीनों का सम आ जाएगा आपके पास, तो 210 प्लस 42 252 प्लस 14 266, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड आंसर नहीं आ रहा, तो मैंने चेक किया, क्वेश्चन में मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, यहाँ 7k लिखा हुआ था, ठीक है। सो आपके पास ये क्या है, 7k, ठीक है। तो 7 इंटू 14 आपके पास आ जाता है, 7 इंटू 14 98, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा 42 प्लस 210 प्लस 98, इनका सम आ जाएगा 350 बाय स्क्वायर रूट 11। व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, ठीक है। सो ये आपके पास, मैंने आपको क्या बताया था क्वेश्चन शुरू करने से पहले, कि वर्क की हमेशा वैल्यू एक स्केलर नंबर आती है, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं आती इसकी वैल्यू, ओके। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है वर्क डन, ओके। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और मिस्टेक्स के लिए सॉरी। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।